हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम दो माइक्रो कैप स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। दोनों माइक्रो कैप स्टॉक्स जो है हमारे ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट के अंदर ही है। एक जो है स्काई गोल्ड की तरह मैन्युफैक्चरर है गोल्ड का, और एक जो है सीधा जिस तरीके से हम देखते हैं ना, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, डीपी आभूषण जैसे जो स्टॉक्स है, जो कि हमने पूरा बड़ा सारा 50 मिनट मास्टर क्लास गोल्ड रिटेल सेगमेंट के अंदर जो डिस्कशन किए थे, उसमें से एक स्टॉक जो है वो रह गया था। ये मैंने अभी अभी स्पॉट ऑन किया है और इसके टॉप लाइन के अंदर एकदम हेवी ग्रोथ देखने मिल रही है। दोनों माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर एक ह्यूज पोटेंशियल देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो पहला स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है आरबीजेड ज्वेलर्स। अब ये स्टॉक का जो मार्केट कैप है कुछ 835 करोड़ के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है, और ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसका ये जो आईपीओ है, अगर आप इस स्टॉक का देखोगे तो इसी साल इसका जो आईपीओ है वो आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अब भी इसकी लिस्टिंग हुई है। और अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये अच्छे खासे पेस पे ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 57% का जो ग्रोथ है हमें इसके Q2 के अंदर देखने मिला है। Q1 के अंदर ओके ओके इससे ही ग्रोथ था, Q2 के अंदर जो ग्रोथ है वो थोड़ी हिट हो चुकी है आरबीजेड ज्वेलर्स के अंदर। अब पहले जो है आरबीजेड ज्वेलर्स का जो बिजनेस मॉडल है पहले हम वो समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। जिस तरीके से हमारा स्काई गोल्ड का बिजनेस मॉडल है, स्काई गोल्ड क्या करता है, गोल्ड की सोर्सिंग करता है, वर्किंग कैपिटल स्काई गोल्ड को ज़्यादा लगता है। उसी तरीके से अगर आप आरबीजेड ज्वेलर्स का इशू देखोगे तो आरबीजेड ज्वेलर्स को भी जो है एकदम हैवी वर्किंग कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर आप गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो बॉस वर्किंग कैपिटल जो है हैवी आपको मेंटेन कर कर रखना ही पड़ेगा। आपका मैक्सिमम पैसा जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर जाएगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ये सब ठीक है, बट फिर उसके बाद अगर आप आरबीजेड के केस में देखोगे तो अभी अभी सेल्स ग्रोथ जो है वो पिकअप होने लगी है, और इनका जो है प्रॉपर B2B बिजनेसेस है। जिस तरीके से अगर आप स्काई गोल्ड का बिजनेस देखते हो, स्काई गोल्ड क्या करता है, पहले गोल्ड को सोर्सिंग करता है, फिर ये जो बड़े बड़े B2B क्लाइंट्स है जैसे कि आपके बड़े बड़े गोल्ड रिटेलर्स है, आपका कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, बीट आपका डीपी आभूषण हो गया, पीएनजी गाडगिल हो गया, ये भी एक नया प्लेयर है, अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है, 50% के आसपास ग्रो कर रहा था मेरे हिसाब से पीएनजी गाडगिल। तो ये सारे कुछ प्लेयर्स हैं, उनको जाके आरबीजेड ज्वेलर्स जो है सीधा अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करता है। अब ये नए नए क्लाइंट्स वगैरह भी ऑनबोर्ड कर रहा है, जा रहा है, नए नए क्लाइंट्स की तरफ भी मूव हो रहा है। अगर आप स्काई गोल्ड के हिसाब से इस कंपनी को कंपेयर करोगे तो उस लेवल की, उस स्केल की तो कंपनी नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनी, ऑब्वियसली ऑपरेशंस भी छोटे इसके। स्काई गोल्ड के लेवल का ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है इस कंपनी के अंदर। तो अब आप सोच रहे रहोगे कि बॉस मैं ये स्टॉक का डिस्कशन ही क्यों कर रहा हूँ जबकि ये अट्रैक्टिव नहीं है। बट अगर आप इस स्टॉक के मार्जिन पर नोटिस करोगे तो इसके मार्जिन जो है बहुत अच्छे। अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 11%, 17%, वो थोड़े वॉलेटाइल है, बट अगर हम नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो बस 11, 12, 13% के बीच में जो है ये अपने ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो मेंटेन करके चल रहा है, और इसके पैट मार्जिन भी कुछ 6 to 7% के आसपास है। जहां आप उसी टाइम पे अगर आप स्काई गोल्ड को देखोगे तो स्काई गोल्ड के जो मार्जिन है, आई थिंक स्काई गोल्ड के ऑपरेटिंग मार्जिन ही 5% के आसपास रहेंगे। अगर आप तो मार्जिन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। आप सेल्स के अंदर कितनी भी ग्रोथ लेकर आ जाओ, लेकिन आपका मार्जिन जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के अंदर। तो उस हिसाब से अगर आप आरबीजेड का देखोगे तो ये बिजनेस के अंदर इनके जो मार्जिन है वो मेंटेन्ड है, अच्छे खासे है, और स्काई गोल्ड से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बिजनेस को जो है वो डिस्कशन इसका करना ही चाहिए। अगर आप देखोगे तो इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है आरबीजेड का, अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे जाकर तो आरबीजेड के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि हम जो है हम आरबीजेड को अभी कुछ 57% के आसपास ग्रो करेंगे, 57-58% के आसपास सेल्स ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर आप अभी इनकी सेल्स देखोगे तो कुछ 401 के आसपास है, इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है कि ये लोग 600 के आसपास ग्रो करेंगे। तो पिछले साल 327 के आसपास थी, हम अज्यूम कर लेते कि 550 के आसपास ग्रोथ आएगा, और उस हिसाब से अगर हम 327 का कैलकुलेशन लेंगे तो 68% का ग्रोथ देखने मिल रहा है, और कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलेगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इन्हें जो है 20% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगा, और जो बचा हुआ डिफरेंस है जो कि 45, 50, 60% के आसपास जो ग्रोथ आएगा, वो जितना भी ग्रोथ आएगा वो सारा वैल्यू ग्रोथ के थ्रू देखने मिलेगा। क्योंकि क्या चीज़ हो जाती है कि गोल्ड के जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं। अब जब गोल्ड के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो जो वॉल्यूम ग्रोथ होता है, भले ही मैं मानता हूँ कि ड्यूटी कट हुआ है, ये सब हुआ है, फिर भी अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो गोल्ड के प्राइसेस अभी भी ज़्यादा है। तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो चलो वॉल्यूम ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर इतनी नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वॉल्यूम थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जब आपका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, प्राइजेस एकदम इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपका वैल्यू ग्रोथ जो है बिजनेस के अंदर किक इन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपको ज़्यादा प्राइस के ऊपर लोग जो है आपसे गोल्ड वगैरह बाय कर रहे हैं, तो आपका जो वैल्यू ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके वजह से आपकी जो गोल्ड रिटेल स्पेस के अंदर जो कंपनीज जैसे कि सेनको, कल्याण, डीपी आभूषण, बाकी जो कंपनीज है उनको भी फायदा होगा, और ये आरबीजेड ज्वेलर्स जैसी कंपनीज है उनको भी फायदा होगा। इसके साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट वेडिंग सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। Q3 और Q4 नोटिसेबल क्वार्टर्स हो गए, जितनी भी आपकी गोल्ड
गोल्ड रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनीज है उनके लिए। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज, कल्याण को देखो, टाइटन को देखो, सब लोग जो है एकदम हैवी गाइडेंस दे रहे हैं। और इसके हिसाब से आरबीजेड ज्वेलर्स और स्काई गोल्ड जैसी कंपनीज के पास स्कोप कहाँ आ जाता है मैं वो बताता हूँ। क्योंकि अभी अगर हम हमारा इंडियन ज्वेलरी मार्केट देखें तो वो कुछ 60% के आसपास जो है अभी ऑर्गेनाइज्ड है, और ऑर्गेनाइज जो है 40% के आसपास जा चुका है। पहले जो है 2000 के आसपास अनऑर्गेनाइज जो है वो 95% के आसपास था। और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का जो मार्केट शेयर है अभी भी इंक्रीज होते जा रहा है, और उसमें जो सबसे टॉप मूवर्स है वो है टाइटन और कल्याण। फिर उसके बाद अगर आप इंडिया का कंजम्पशन देखें तो इंडिया के अंदर 60% कंजम्पशन जो है वो वेडिंग वेयर के लिए होता है, क्योंकि ये जो है एकदम इन इलास्टिक कंजम्पशन है। तो गोल्ड की जो डिमांड है वो 60% कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वेडिंग के टाइम पे आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा है मैं अभी परचेस नहीं करूँगा, गोल्ड के प्राइसेस कम है मैं अभी ज़्यादा परचेस कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो आपको परचेस करना पड़ता है वो आप परचेस करते ही हो। डेली वेयर का जो प्राइजेस है वो थोड़ा हो सकता है फ्लक्चुएशंस देखने मिल सकते हैं उसमें, उसके डिमांड में। बाकी अगर आप फैशन वेयर को देखोगे तो वो कुछ 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो मैक्सिमम जो है वो वेडिंग वेयर है, जो कि कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड है उसकी। फिर रूरल और अर्बन इंडिया के हिसाब से भी देखोगे तो मैक्सिमम डिमांड जो है वो रूरल इंडिया के थ्रू देखने मिल रही है। और अभी बाकी अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो स्टेट वाइज जो है अच्छा खासा ज्वेलरी मार्केट जो है वो डाइवर्सिफाई होने लगा है हर एक, अगर आप 4 साइड्स ऑफ इंडिया के अंदर देखोगे तो इनके वजह से अब ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। कल्याण देखोगे 37% से सेल्स इंक्रीज कर रहा है। टाइटन को देखोगे तो 26% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है। पीएनजी कारगिल 50% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है। सारी कंपनी स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस दे रही है। तो उस तरीके से स्काई गोल्ड और आपका आरबीजेड ज्वेलर्स दोनों के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है हमें, क्योंकि अगर इनके क्लाइंट्स ही ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली इनका जो बिजनेस है वो भी ऑब्वियसली ग्रो करेगा, और कंपनी का मैनेजमेंट उस तरीके का गाइडेंस भी दे रहा है। अभी कुछ इनका अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो इन्होंने वॉल्यूम का गाइडेंस दिया हुआ है 1300 केजीज के आसपास। तो आप उस हिसाब से देखोगे तो कंपनी जो है वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा दे रही है। और फिर आप उसके बाद नोटिस करोगे तो इन्होंने जो है एचआरएम के अंदर अभी अच्छा खासा स्पेंड कर रखा है। तो इसलिए इनके जो मार्जिन से थोड़े बहुत अभी अगर आप देखोगे तो थोड़े डिप ले चुके हैं। इनको इन्वेंट्री के ऊपर जैसे आप देख सकते हो बाकी कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा, स्काई गोल्ड को भी इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा। इतना ज़्यादा स्काई गोल्ड के केस में देखने नहीं मिला हमें, बट बाकी जो आपके बड़े बड़े रिटेलर स्पेस है उनको, रिटेलर प्लेयर्स है उनको ड्यूटी कट की वजह से इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा। लेकिन अगर आप इसके केस में देखोगे तो इनको इन्वेंट्री लॉस से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इनका मेन फ़र्क इससे ही पड़ा कि इनका जो बिजनेस है वो जॉब वर्क के थ्रू भी आता है, ये मैन्युफैक्चर करके भी सेल करते हैं, जॉब वर्क वगैरह के थ्रू भी करते हैं, और सर्विसेज वगैरह भी सेल करते हैं। तो सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है और जॉब वर्क वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा इफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो इफेक्ट हो गए थे। और बाकी इनकी सेल्स ग्रोथ जो है सिर्फ 57% है, इतनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है हमें। अगर आप बाकी कंपनीज को देखोगे स्काई गोल्ड वगैरह से कंपेयर करोगे तो, जो कि इसी के ही सेगमेंट में है। अब ये क्यों है? क्योंकि क्या हो गया था कि डिमांड थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हो गए थे। Q1 के अंदर डिमांड इतना अच्छा नहीं था ज्वेलरी स्पेस के अंदर। अगर आप नंबर्स भी देखोगे सीधा जाके, अब ऐसे बात नहीं कर सकते, सीधा जाके अगर हम कल्याण के ही नंबर्स देख ले, कल्याण को ही एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें, तो कल्याण के नंबर्स अगर आप देखोगे तो कल्याण के नंबर्स Q1 के अंदर कम थे एज़ कम्पेयर टू Q2। अब Q2 के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ हो गया था, Q1 के अंदर नंबर क्यों खराब थे? क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे, गोल्ड के प्राइसेस भी एकदम इंक्रीज हो गए थे, तो इसकी वजह से नंबर्स के अंदर थोड़ा फॉल देखने मिला था। तो इसलिए आरबीजेड की जो डिमांड है वो इन्होंने Q1 के अंदर तो अच्छा किया, लेकिन Q1 के अंदर जो डिमांड कम हो गई उसका जो है Q2 के अंदर इफेक्ट देखने मिला। लेकिन अब Q3 और Q4 के अंदर डिमांड अच्छी है, तो आरबीजेड के अंदर जो है सेल्स का ग्रोथ जो है हमें अच्छा खासा देखने मिल सकता है। इन्होंने पैट का गाइडेंस दिया हुआ है कुछ 34 करोड़ के आसपास, जो कि अचीवेबल लग रहा है, क्योंकि अभी के पेस पे ही, अभी एट दिस बेस ऑल्सो, मतलब Q2 हुआ है, अभी हाफ ईयर ही हुआ है, इन्होंने 17 करोड़ तो आराम से अचीव कर लिया है। और अगर आप गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो Q3 और Q4 जो है बड़े क्रूशियल क्वार्टर होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वार्टर होते हैं। यहाँ जो है आपकी मैक्सिमम सेल्स होती है, तो यहाँ जो है अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ देखने मिल सकती है, और ये पैड गाइडेंस जो है आराम से सरपास कर सकती है। ये कंपनी के मैनेजमेंट ने एक लाइन बोली थी अपने कॉन कॉल के अंदर, वो मुझे बड़ी पसंद आई। अगर आप इनका कॉन कॉल पढ़ते हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन कॉल है। उसके अंदर इन्होंने बताया था कि देखो नंबर्स तो हमें भी देने बॉस, ऐसा नहीं है आप सभी को नंबर्स सुनने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो है एक बिजनेस है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि अपने बिजनेस के अंदर जो है नंबर्स अच्छे आए, लेकिन सिर्फ नंबर्स लाना ही उसके कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, क्योंकि उसे जो है अपना बिजनेस चलाना होता है। तो इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस जो है कंजर्वेटिव गाइडेंस भी देते हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो गाइडेंस देने से रिफ्रेन भी करते हैं। लेकिन अब अगर स्टिल देखोगे तो आरबीजेड के ज्वेलर्स ने जो गाइडेंस दिया है वो डिसेंट दिया है। स्काई गोल्ड से कंपेरिजन करोगे यार, तो स्काई गोल्ड का जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है।
तो उस हिसाब से स्काई गोल्ड की भी गाइडेंस वो देते हैं। बाकी आरबीजेड तो अभी छोटी कंपनी, अगर आप देखोगे तो आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अभी लिस्ट हुई है। स्काई गोल्ड का तो चलो आपको थोड़ा बहुत पता है, ट्रैक रिकॉर्ड आप इतने टाइम से ट्रैक कर रहे हो, बड़े बड़े गाइडेंस दे रहे हैं स्काई गोल्ड की मैनेजमेंट, तो उस हिसाब से मुझे भी आरबीजेड से थोड़ी स्काई गोल्ड इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है। लेकिन आरबीजेड ऐसी कंपनी है जो कि आपको ट्रैक करते रहनी चाहिए, क्योंकि इसके मार्जिन अच्छे खासे और आगे जाकर आपको बेनिफिट देखने मिल सकता है। और कंपनी ने अभी अपने एचआरएम के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी अच्छा खासा स्पेंड कर रखा है, क्योंकि ये लोग जो है, जितना मैंने आरबीजेड का, ज्वेलर्स का मैनेजमेंट का देखा, ये लोग जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट वो बात है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिलीव करो, कुछ भी करो, आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ के नंबर्स आने चाहिए। ग्रोथ नंबर्स नहीं आ रहे तो फिर कोई आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखेगा। वो बात भी सही है, नंबर्स हमें ट्रैक करते रहने पड़ेंगे, बट उस हिसाब से बिजनेस का जो मॉडल है वो भी हमें समझना पड़ेगा। अब अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन का अच्छा खासा डिफरेंस है, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि स्काई गोल्ड तो आप ट्रैक कर ही रहे हो, आरबीजेड को भी आपके लिस्ट में ऐड कर दो, इंटरेस्टिंग बिजनेस है। मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ इसको, आगे जाकर मुझे जब इसमें पोटेंशियल लगेगा, अब मैं एक और क्वार्टर रुकूंगा, अगर Q3 के नंबर इसके किस तरीके से आते देखेंगे, और फिर उसके हिसाब से इस बिजनेस के अंदर जो है मैं पोजीशन बिल्ड करूंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जो दूसरा बिजनेस जिसका हमें डिस्कशन करना था, वो है पीएनजीएस गार्गी। अब पीएनजीएस गार्गी का अगर आप देखोगे तो ये जो है एक फैशन ज्वेलरी कंपनी है, इसका मार्केट कैप 1400 करोड़ के आसपास है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा मार्केट माइक्रो कैप नहीं है, ये थोड़ा स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आ जाता है। स्टॉक का वैल्यूएशन देखोगे तो 63 के आसपास इसका पीई चल रहा है, और स्टॉक जो है ऑलवेज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब ये ऑल टाइम हाई पे क्यों चल रहा है, इतनी छोटी कंपनी ऑल टाइम हाई पे? फैशन ज्वेलरी का अगर आप मार्केट देखोगे तो फैशन ज्वेलरी का मार्केट भी इंडिया के अंदर सिर्फ 10% के आसपास है, ज़्यादा है भी नहीं, बट इसका जो मार्केट साइज है वो इंक्रीज होते जा रहा है। लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं वार्डरोब ज्वेलरी। यूजुअली इनके कॉनकॉल के अंदर मैंने पढ़ा, इन्होंने अपने कॉनकॉल के अंदर बताया कि यूजुअली लेडीज़ प्रेफर करती है कि वो अपने अपैरल्स के साथ अपनी जो ज्वेलरी है उसे मैच करे, तो उस हिसाब से फैशन ज्वेलरी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होते जा रही है। और ये ऑर्गेनाइज्ड का जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से, तो वो भी इन्हें जो है वो बेनिफिट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पीएनजी गार्डगिल सन्स जो है, जो कि लिस्टेड कंपनी है, उससे ये जो कंपनी है वो एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो इंटरेस्टिंग कंपनी। अब मुझे ये कंपनी इंटरेस्टिंग क्यों लगी मैं वो बता देता हूँ। अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो बॉस, इसकी सेल्स ग्रोथ के अंदर नंबर्स देखो आप बस, 117%, 582%, 112%। और जहाँ आप देखोगे तो इस कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज भी सुपर्ब मिल रहा है, सुपर्ब। मतलब अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ से अगर आप इसका पीएटी का नंबर कंपेयर करोगे, दैट इज बॉटम लाइन का नंबर, और टॉप लाइन का कंपेयर करोगे, तो बॉटम लाइन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि बॉस, इस कंपनी को जो है अच्छा खासा डिसेंट लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और ये जो है इफेक्ट है ये इनके ईपीएस पे भी देखने मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये कंपनी अच्छी कर रही है। इसके साथ साथ इनका कॉनकॉल वगैरह भी पढ़ा मैंने, गाइडेंस इस कंपनी के मैनेजमेंट ने इतना कुछ दिया नहीं है जितना मैंने देखा। इन्होंने क्या किया है, अभी इनका जो है पहले फोको मॉडल चल रहा था। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फोको मॉडल से सीधा फोफो मॉडल पे जा रहे हैं। फोफो मॉडल में क्या होगा कि ये फ्रेंचाइजी ओन्ड रहेगा और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड ही रहेगा। अगर आप मैक्सिमम ज्वेलरी कंपनीज देखोगे, कल्याण देखो, टाइटन देखो, वो लोग जो है फोको मॉडल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। और ये फोफो मॉडल की तरफ जो है ये नया मॉडल है जिसपे पीएनजीएस गार्गी जा रहे हैं अभी। इसमें एक्चुअली फ़ायदा क्या होगा इन्हें, कि इन्हें पहले बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट वगैरह करना पड़ता था, उसके लिए इनके एडिशनल कॉस्ट वगैरह लगते थे, और इसके साथ साथ इनका जो है जीएसटी का भी इशू हो रहा था। अगर ये लोग परचेस वगैरह कर रहे थे तो इन्हें 18% इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ रहा था, तो वो दिक्कत था। और बाकी ये लोग अपने कस्टमर से 3-4% के आसपास ही जो है वो चार्ज कर पा रहे थे। अब ये लोग क्या करते हैं, ये ज्वेलरी वगैरह जो है वो बाकी इनके जो पीएनजी गार्डगिल कंपनी है उससे परचेस करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसे सेल करते हैं। तो अपने कस्टमर्स को ये इतना ज़्यादा जीएसटी इनपुट उनसे ले भी नहीं पा रहे थे। जीएसटी मतलब अगर आप देखो ना, आप 18% पे परचेस कर रहे हो और आप 3% पे सेल कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा आपके जीएसटी का इतना देने का। और ये जो है आपका जीएसटी पाइलअप ही होता जा रहा था, इसलिए इस कंपनी ने जो है अपना मॉडल वगैरह भी चेंज किया है। अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल इस कंपनी के अंदर भी हाई रहेगा। इन्वेंट्री डेज थोड़े हाई है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग जो है इन्वेंट्री डेज को भी रिड्यूस करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट भी पॉजिटिव है, और ये लोग भी अपनी टॉप लाइन अगर आप देखोगे तो डबल पे डबल करते जा रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने आराम से गाइडेंस दिया है कि अभी जो है 50 करोड़ के आसपास का इन्होंने किया था मार्च 2024 में। इन्होंने FY25 के लिए गाइडेंस दिया है कि ये लोग जो है 100 करोड़ को क्रॉस कर देंगे। बट अगर आप आज के डेट पे देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे भी इन्होंने जो है 100 करोड़ का जो टॉप लाइन है वो ऑलरेडी कर दिया है।
तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो गाइडेंस को तो ये आराम से ब्रेकआउट कर लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं लग रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी परफॉर्मेंस देख ले तो 66 करोड़ का तो अभी हो गया इनका सेल, 66-67 करोड़ का, और Q3 और Q4 क्वार्टर्स तो बेस्ट होता है। वेडिंग सीजन भी आ रहा है अभी, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम गोल्ड कंपनीज अपने कॉन कॉल के अंदर इसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रही है कि वेडिंग सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन आ रहा है, Q3 Q4 ये जो है बहुत ऑब्जर्वेबल क्वार्टर रहेगा। अगर आप गोल्ड रिटेल कंपनीज को ट्रैक करते हो तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमें इसमें समझेगा कि बहुत ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और उस हिसाब से हमें जो है वो पोजीशन बिल्ड करनी पड़ेगी। गोल्ड रिटेल कंपनीज सारी अच्छा कर रही है, मैंने प्रॉपर 50 मिनट्स का वीडियो बना कर रखा है, प्रॉपर वो सारी कंपनीज का डिस्कशन किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जाके इंडिविजुअली चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये दो इंडिविजुअल स्टॉक्स थे जो कि मुझे लगा डिस्कशन करनी चाहिए, इनमें भी अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है और गाइडेंस तो इसका जो मैनेजमेंट है वो आराम से सरपास कर देगा। बाकी फैशन ज्वेलरी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होते जा रही है, क्योंकि चीज़ ये है कि हर एक जो है वो गोल्ड परचेस नहीं कर सकता है, गोल्ड जो है बहुत कॉस्टली होते जा रहा है। गोल्ड के प्राइसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तब लोग जो है वो फैशन ज्वेलरी की तरफ जाते हैं, जब गोल्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और जब गोल्ड के प्राइजेस रिड्यूस हो जाते हैं तो फैशन ज्वेलरी की सेल जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हम चीज़ें कनेक्ट करना स्टार्ट कर दें तो अभी ड्यूटी कट हुआ था गोल्ड का, तो उसके वजह से अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइजेस थोड़े रिड्यूस हो गए, तो उस हिसाब से फैशन ज्वेलरी की डिमांड जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। अगर आप लॉजिकली बात करो तो हाँ बॉस ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो क्वार्टर के अंदर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं ये क्वार्टर के अंदर। अब क्यों? क्योंकि कंपनी का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। इस कंपनी का बेस जो है अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम सीधा कंक्लूजन्स ला के लग दे, इंडस्ट्री के जितने भी डॉट से कनेक्ट करके इस कंपनी को लगाते वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो बेस है वो बहुत छोटा है। बहुत लोग जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में भी देखते हैं कि यार इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है। यार अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उसके कैश फ्लोज अच्छे रहे। अगर आपको कैश फ्लोज अच्छे चाहिए तो आप HUL जैसे बिजनेस कंसिडर करो, ITC जैसे बिजनेस कंसिडर करो, बट फिर आपको पता ही है कि उन बिजनेसेस के अंदर आपको ग्रोथ भी कितनी मिलेगी। तो चीज़ यही है यार कि सिर्फ कैश फ्लो और नंबर्स के पीछे मत भागो, ROC ROE के पीछे मत भागो, सिर्फ स्टैटिक नंबर स्क्रीनर पे देखकर फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझो और बिजनेस का ट्रेंड समझो। अगर आप देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स जो है उसका ROE अभी 14% के आसपास है, पहले उसका ROE 11% के आसपास था। उसका ROE जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर भी यही हो रहा है, ROE जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर आप इंक्रीजिंग ट्रेंड वाला ROE स्पॉट कर सकते हो तो बॉस आप मल्टीबैगर जो है ऑटोमेटिकली स्पॉट करना स्टार्ट कर दोगे। ये एक और चीज़ हो रहा है आपकी कैपिटल मार्केट कंपनीज के साथ भी हो रहा है। फिर उसके बाद PNGS की बात करें तो PNGS का भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने मॉडल वगैरह शिफ्ट किया है, इसके ऊपर इनके EBITDA के ऊपर जो है इतना इफेक्ट देखने नहीं मिला है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है वुमेंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो वो वुमेंस जिन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी ज्वेलरी वगैरह चेंज करनी रहती है, ये डायमंड कैटेगरी के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। आई थिंक इनका मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल डायमंड सेगमेंट के अंदर ही अटका हुआ है। और फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो ये T1 और T2 सिटीज़ के ऊपर जो है मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रूरल इंडिया के अंदर जितना हमने पहले कल्याण के स्टैट में देखा कि रूरल इंडिया के अंदर गोल्ड का जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम है, और जो आपकी फैशन ज्वेलरी वगैरह है उसका कंजम्पशन जो है वो अर्बन इंडिया के अंदर होता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो ये T1 और T2 सिटीज़ के ऊपर जो है मैक्सिमम फोकस कर चल रहे हैं। बाकी इंटरेस्टिंग कंपनी आपको ट्रैक करते रहनी चाहिए। अब इतना ही रखेंगे इस वीडियो को, दोनों कंपनीज के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो ने जो है आपके स्टॉक मार्केट जर्नी में वैल्यू ऐड की है तो ये वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। और एक और चीज़, ये वीडियो के अंदर हमने जो कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है वो कंपनी जो है ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस्ड है, डिटेल वीडियो अवेलेबल है, तो यूट्यूब पर जाकर चेक कर लेना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।